हाँ, तो देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब आज एक बिल्कुल नई टर्म, एक नया कंसेप्ट हम क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने क्लास में जो पढ़ा था उससे बिल्कुल अपोजिट है। देखो, हेडिंग आपके सामने लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। इसको हम शॉर्ट में ई एफ लिखेंगे क्योंकि ये वर्ड बार बार काम आएगा हमारे। ई एफ, ई एफ की फुल फॉर्म होगी एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एम एफ। अब जो सवाल हम लोग करने वाले हैं उसमें कुछ डेटा सवाल के अंदर होंगे, और उन डेटा की हेल्प से हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। और वो क्या ही कैलकुलेट करेंगे? एक तो करेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला और एक करेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम इनको कैलकुलेशन करने के पहले ये तो समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसमें बेंजीन का फार्मूला निकालेंगे हम कि आया कहाँ से C6 और H6। हम वाटर का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि कैसे पता लगा कि वाटर का फार्मूला H2O है। नमक का फार्मूला निकालेंगे हम कि कैसे पता लगा कि नमक का फार्मूला NaCl है। तो दरअसल हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने वाले हैं, उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन कैसे? बस ये आज की क्लास है, बहुत ही स्पेशल क्लास है, और करीब करीब हर तरह के एग्जामिनेशन में इसके ऊपर से क्वेश्चन आए हुए हैं। नीट, मेंस, एडवांस, यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं। बट आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका मेन फोकस नीट, मेंस और एडवांस है। बट मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड में भी हर टीचर का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है आपके टीचर, आपके मास्टर साहब इसको ज़रूर क्वेश्चन में देते हैं जब भी वो एग्ज़ाम लेते हैं क्लास के अंदर, या बोर्ड का भी पेपर छपता है तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है 11th क्लास में। वो बात अलग है कि 11th लोकल है, पर लोकल में भी जो पेपर बाहर से बन के आता है उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर होता है। हर एक टीचर का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक होता है। एग्जामिनेशन में भी है, टीचर ही पेपर बनाते हैं। अब टीचर ही आपका बोर्ड का पेपर बनाता है और वो टीचर ही आपका आईआईटी का, नीट का, मेंस का पेपर भी बनाता है। इसलिए आप पुराने पेपर को देखोगे ना तो अनेक बार, कई कई बार इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। देखिए, हालांकि आप लोग जानते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाएगा। जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे कि भाई ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सबसे पहले बात करते, देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला को। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ध्यान दीजिए, हम आगे से इसको शॉर्ट में लिखेंगे एम एफ। ये बार बार पूरे लिखने वाले नहीं हैं, हम इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास ना आपके पास। आगे से जब भी ये लिखना होगा ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम क्या लिखेंगे? एम एफ, क्योंकि दो बार लिख चुके उसको। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आगे से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे हम। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला? अच्छा देखिए, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर H2O है। अब ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फार्मूला ये बता रहा है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ये हमको इस फार्मूले से पता लग रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, ये हैं कैसे हैं, जुड़े कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरीके से बंधे हुए रहते हैं ये। अच्छा, ये कोई रस्सी वस्सी से बंधे हुए नहीं रहते। एटम के बाद कहाँ रस्सी आ गई? ये अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं।
एक बॉन्डिंग होती है जो दिखती नहीं है, जैसे कि मैग्नेट और लोहा चिपके रहते हैं, बट वो अब दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बट वो जुड़ा हो हमको दूर से नज़र नहीं आएगा कि किसी ने बेल्डिंग कर रखी हो या धागा बांध रखा हो या रबड़ बांध रखा हो। वो तो जब लोहे को अपन छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो पता लग रहा है कि अरे ये तो चिपक रहा है इसके, फिर पता लगता है अरे ये तो चिपक रहा है, और फोर्स लगाने पर लोहे की कील मैग्नेट से अलग होती है, उसको अलग करने के लिए फोर्स लगाने पड़ता है। जब फोर्स लगाते तो पता लगता है कि मैग्नेट ने लोहे को पकड़ रखा है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, कुछ ऐसा ही अट्रैक्शन एटम्स के बीच में होता है, और उसी अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल बनते हैं, और उस अट्रैक्शन को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। इस अट्रैक्शन का नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो हर एक मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक ही मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के कितने एटम है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके एक एग्जांपल है C2H6 ईथेन गैस। अब ईथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। इसका यही मतलब है कि ईथेन गैस के एक मॉलिक्यूल में, सिंगल मॉलिक्यूल में 2 एटम तो कार्बन के होते हैं और 6 एटम हाइड्रोजन के होते हैं। तो ये आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब चलो जो हमने समझा उसको एक डेफिनेशन में, एक लैंग्वेज में हम लिख देते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में इसके लैंग्वेज अपन लिखेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला के, तो भाई देखिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, द एक्चुअल नंबर ऑफ, actual number of atoms present in one molecule, one molecule of compound। It is the definition of molecular formula कि molecular formula MF represent the actual number of atoms present in वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम का एक्चुअल नंबर कितना है, इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये होता है आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि यहाँ पर एक और तीसरा एग्जाम्पल और अपन यहाँ पर समझते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया ग्लूकोज का, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। अब ये फार्मूला हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ग्लूकोज के देखिए एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम्स कितने हैं, 6। कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम्स। नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितने हैं, 6 एटम्स। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 12 एटम्स, 12। और ऑक्सीजन के एटम से आपके 6 एटम्स। तो ये 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसको बताने वाला जो फार्मूला है ये कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। हर एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। 9th और 10th क्लास से हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ है और वो है एम्पिरिकल फार्मूला। अब ज़रा बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले की। देखिए यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला, फार्मूला इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे EF। व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा देखो एम्पेरिकल फार्मूला है क्या, निकलता क्या है। आप कहोगे साहब ये तो हमने पहली बार पढ़ा है, 9th और 10th में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो बिल्कुल नहीं था 9th और 10th में। यदि 9th और 10th में सब कुछ होता तो 11 की तो ज़रूरत ही नहीं थी।
इसीलिए तो आप 11 में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। बिल्कुल 9th तो 10th में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो था, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला नहीं था। एम्पेरिकल फार्मूले की शुरुआत यहाँ पहली बार हो रही है। चलो क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला, चलो इन्हीं एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए देखो इन्हीं 2-3 एग्जाम्पल से हम एम्पेरिकल फार्मूले को डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास एक कंपाउंड है ईथेन, C2H6, इसका नाम क्या है, ईथेन। चलो पहले मैं नाम लिखता हूँ, देखिए ईथेन ये कंपाउंड है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो है C2H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर का जो रेशो है वो है 2:6, 2:6। यानी कि एक मॉलिक्यूल में दो कार्बन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम है। तो कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के जो नंबर का रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 2:6 आ रहा है। अच्छा इस रेशो का अपन मिनिमम रेशो कर दें, मिनिमम होल नंबर रेशो कर दें हम। अब मिनिमम होल नंबर रेशो करने के लिए क्या करते हैं कि जो जो छोटी टर्म है उसको सब में डिवाइड कर देते हैं। और सबसे छोटी टर्म क्या है, 2, और 6 2 से डिवाइड हो ही जाता है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। तो कार्बन हाइड्रोजन के नंबर इसका जो मिनिमम रेशो है वो रेशो कितना है, 1:3। अब यदि हम कोई ऐसा फार्मूला लिखें जो कार्बन हाइड्रोजन के नंबर का मिनिमम रेशो रिप्रेजेंट करे तो वो फार्मूला क्या होगा, CH3। वो फार्मूला क्या होगा, CH3। और इसी को साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया है, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, molecular formula represent the actual number of atoms present in one molecule, but empirical formula represent mini whole number ratio। ये होल नंबर में आएगा, ये पॉइंट में नहीं होगा, है एक से कम नहीं हो सकता क्योंकि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कम से कम एक तो रहेगा, एक से आधा नहीं हो सकता। ये जो रेशो होगा होगा तो मिनिमम, लेकिन कैसा, होल नंबर में होगा। ये नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 होने चाहिए, 1.1 नहीं चलेगा, 1.2 नहीं चलेगा। ये तो मिनिमम होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करने वाला जो फार्मूला होता है हम उसे कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। चलो एक और एग्जांपल है, देखिए जैसे कि दूसरा एग्जांपल हमने लिया बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। दिस फार्मूला रिप्रेजेंट actual number of atom present in one molecule of benzene. This formula represent कि each molecule of benzene contain 6 atom of carbon and 6 atom of hydrogen। हर एक मॉलिक्यूल में कार्बन के भी 6 एटम है और हाइड्रोजन के भी 6 एटम है। अच्छा इसमें कार्बन हाइड्रोजन के नंबर का रेशो यदि निकालें तो भाई 6 तो एटम कार्बन के और 6 एटम हाइड्रोजन के। अब इस रेशो को मिनिमम होल नंबर रेशो में यदि हम बदलें तो कितना आएगा, बड़ा सिंपल सा रेशो है, 1:1, 1:1। 6 को दोनों में डिवाइड कर दीजिए। अभी जो मिनिमम होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करने वाला यदि कोई फार्मूला लिखा जाए तो फार्मूला क्या होगा, CH। और ये CH बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है। C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CH रिप्रेजेंट द मिनिमम होल नंबर रेशो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बड़ा बार बार आता है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में आया है ग्लूकोज। ये देखो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6।
ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमको बता रहा है कि भाई ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। अच्छा, यदि इसके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर का रेशो निकालें तो 6:12 रेशो कितना आएगा? 6। ये एक्चुअल नंबर का रेशो है। अब इसको मिनिमम होल नंबर रेशो में बदलें हम तो 6 से डिवाइड कर देंगे पूरी टर्म को, तो 6 को 6 के डिवाइड करें कितना आएगा? 1। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। अगेन 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, यानी कि 1:2:1। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से डबल है, ऑक्सीजन का नंबर कार्बन के नंबर के बराबर है। और इस मिनिमम होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करने वाला कोई फार्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे? CH2O, और ये होगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले में। अब ज़रा एम्पेरिकल फार्मूले की भी हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए, तो एम्पेरिकल फार्मूला मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, आई थिंक कैमरे में नज़र आ रहा होगा। ये empirical formula represent the minimum whole number ratio of atoms present in compound तो कंपाउंड में एटम्स का मिनिमम नंबर होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला होगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो आई थिंक आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों का मीनिंग, दोनों का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आप एक बार फिर देखिए और पूरे को समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों देखिए भाई, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों एक ही कंपाउंड के लिए है। जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला भी है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला भी है। तो एक ही कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है और उसी के लिए एम्पेरिकल फार्मूला भी होता है। तो भाई दोनों में कोई इनको रिलेशन जरूर होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों के बीच में कोई इनको रिलेशन जरूर होगा। अब देखो, उसी रिलेशन को अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा फिलहाल यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। आप कहेंगे साहब ये तो आप पता नहीं जाने क्या पढ़ाने लग गए, क्योंकि हेडिंग तो वो था कि एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे हम। तो भाई वो निकालने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। जब तक हमको ये चीज़ें की नॉलेज नहीं होगी, इनिशियल प्रीवियस नॉलेज, तब तक हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये रिलेशन बड़े काम का है। इस रिलेशन से ही हम एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या रिलेशन है? देखो, रिलेशन को समझने के लिए वापस एक एग्जांपल लेते हैं। चलो ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं, समझने में बड़ा आसान है, जाना पहचाना है। गर्मी में सब पानी में घोल के इसको पीते भी हैं, हालांकि पीना नहीं चाहिए बट पीते हैं लोग बाग जो है। चलो आगे देखिए। अब देखिए, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छा देखिए, यदि इस पूरी टर्म में से यदि 6 कॉमन ले लें हम, ये 6 के नंबर को कॉमन ले लें हम, तो ब्रैकेट में कार्बन का नंबर कितना बचेगा? 1 बचेगा कार्बन। हाइड्रोजन का नंबर बचेगा आपके 2, ऑक्सीजन का नंबर बचेगा अगेन 1। हमने क्या किया, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूले को कुछ ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे
साहब ऐसे लिखते तो नहीं है, लिखते तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लिखते तो नहीं है, बट यहाँ हम रिलेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं इसको। चलो देखिए, अच्छा ये क्या है, ये तो है कि साहब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जस्ट हम सब जानते हैं। और कि साहब ये क्या है, ये भी जस्ट अभी पढ़ के निपटे हम, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है। तो भाई ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि एम्पेरिकल फार्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ग्लूकोज का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ग्लूकोज के लिए एक फार्मूला बन गया, एक रिलेशन डेवलप हो गया, और वो क्या बना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो क्या सभी कंपाउंड के रिलेशन यही बनेगा, नहीं ये नहीं बनेगा, अलग अलग बनेगा। ये रिलेशन केवल ग्लूकोज के लिए है। चलो और कोई एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं ग्लूकोज के अलावा। अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं ईथेन। ईथेन इसलिए ले रखा है क्योंकि पहले ले चुके हैं ईथेन का एग्जाम्पल अपन। अब देखो ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। ये ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। अच्छा C2H6 में क्या अपन देखिए दो कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। यदि दो हमने दो का नंबर बाहर निकाल दिया तो अंदर ब्रैकेट में कार्बन का एक एटम बचेगा और हाइड्रोजन के 3 एटम बचेंगे। यानी कि हम C2H6 को हमने कुछ ऐसे लिख दिया 2 इंटू CH3। अच्छा C2H6 ईथेन का क्या है कि साहब ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सभी जानते हैं, 9 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, इक्वल टू, और ये क्या है कि अभी पढ़ के निपटे हम, और क्या है ये एम्पेरिकल फार्मूला है। तो ईथेन के लिए भी हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में एक रिलेशन है, और वो क्या रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, मीथेन। मीथेन देखो, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। अच्छा जैसे हमने ऊपर कोई ना कोई नंबर हमने कॉमन लिया, ग्लूकोज में 6 कॉमन लिया, इथेन में 2 कॉमन लिया, क्या मीथेन में कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं क्या, केवल 1 कॉमन ले सकते हैं, बस 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीपल वही रहेगा, 1 कॉमन ले सकते हैं। और 1 इंटू क्या लिखेंगे ब्रैकेट में CH4। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CH4 है और मीथेन का एम्पेरिकल फार्मूला भी CH4 है। आप कहेंगे क्या साहब दोनों फार्मूले बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं दोनों फार्मूले। मीथेन के लिए दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं। यानी कि हमने देखा ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, इथेन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और मीथेन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 1 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कि रिलेशन है निकला कि यदि एम्पेरिकल फार्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। अब ये नंबर अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग हो सकता है। अब इसी फार्मूले को यदि हम जनरलाइज करें तो एक सिंपल रिलेशन क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, अब 1 की जगह 2 की जगह 6 की जगह एक वेरिएबल टर्म में क्या लिख दें, एन लिख दें हम। एन का मतलब अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 1 होगा, किसी के लिए 2 होगा, किसी के लिए 3 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, कम से कम 1 तो होगा। तो एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो ये आपका रिलेशन है इसके बीच में, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बीच में। तो यहाँ पर एन इक्वल टू 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, इसमें 0 नहीं आएंगे, होल नंबर में टर्म आएगी, 1 से स्टार्ट होगी यहाँ पर। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमारे काम आने वाला है।
चलो इसी रिलेशन को और आगे बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। देखो यदि हम n की वैल्यू निकालें n, तो क्या करें, एम्पेरिकल फार्मूले को इधर ले जाएंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के नीचे आ जाएगा ये। तो n इक्वल टू क्या होगा, देखिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। अब n एक नंबर है, इस नंबर को हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर हमारी हेल्प करेगा मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकालने में। अच्छा एक चीज़ सोच के बताओ कि इस नंबर को और किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप कहो कि साहब इसका इसमें भाग दे दो, भाई भाग देंगे कैसे, निकालना तो यही है। ऊपर अपन ने हेडिंग क्या लिखा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो हमको निकालना ही है, फिर भाग कैसे देंगे। तो क्या इस नंबर को किसी और तरीके से निकाल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है जो एक नंबर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। एम्पेरिकल फार्मूला के क्या होता है, एम्पेरिकल मास। यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास बनेगा। सिमिलरली एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर को ऐड कर दें तो जो नंबर बनेगा हम उसको क्या कहेंगे, एम्पेरिकल मास। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूले के लिए एम्पेरिकल मास। तो यदि मॉलिक्यूलर मास में एम्पेरिकल मास को डिवाइड कर दें तो सेम नंबर आ जाएगा, सेम नंबर हमको मिल जाएगा। चलो एक एग्जांपल से कैलकुलेट करके देखते हैं। चलो इसी ग्लूकोज के एग्जांपल को ले लेते हैं। देखिए देखो मॉलिक्यूलर मास, ध्यान देना इधर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। चलो निकालते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। अब ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम है, पहले भी निकाल चुके, तो 6 इंटू 12। हाइड्रोजन के 12 एटम है तो 12 इंटू 1। ऑक्सीजन के 6 एटम है, 6 इंटू 16। ये 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो देखिए 72 प्लस 12 प्लस 96 आ जाएगा 180। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है। अच्छा अब एम्पेरिकल मास देखिए, एम्पेरिकल मास ऑफ ग्लूकोज। अच्छा ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O ये है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H12O6। एम्पेरिकल फार्मूला ये है CH2O। चलो देखिए, अब कार्बन का एक एटम है तो एटॉमिक मास यानी कि 1 इंटू 12। हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 इंटू 1। ऑक्सीजन का 1 एटम है, 16। तो कितना आ गया, देखो 12 प्लस 2 प्लस 16 और आपके ये आ गया 30। कितना आ गया ये, 30। तो एम्पेरिकल मास 30 है और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180। अब यदि n की जगह देखो यहाँ पर, यदि यहाँ पर हम mf की जगह क्या लिखें, मॉलिक्यूलर मास, EF की जगह क्या लिखें, एम्पेरिकल मास। अब यदि ग्लूकोज के लिए n की वैल्यू निकालें हम, किससे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास अपॉन ग्लूकोज का एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना था, 180, एम्पेरिकल मास कितना है, 30। और देखिए 6 टाइम पूरा कैंसिल हो रहा है, 6। ये जो नंबर है 6 जिसकी कि हमको आवश्यकता पड़ेगी हमारे क्वेश्चन में, उस नंबर को हम कुछ ऐसे निकालेंगे, यानी कि n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला, बट n इज द नंबर। अब नंबर तो नंबर से निकलेगा, नंबर फार्मूले से नहीं निकलेगा। इसलिए हमने क्या किया, इस फार्मूले को मास में कन्वर्ट किया।
और मॉलिक्यूलर फार्मूले की जगह लिखा मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फार्मूले की जगह लिखा एम्पेरिकल मास, और हमने देखा कि वही नंबर आ रहा है जिसकी कि यहाँ पर ज़रूरत है हमको। तो ग्लूकोज के लिए एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। और जो क्वेश्चन आगे करने वाले हैं उसमें इस एन की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने देखा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, और ये रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास के बीच में। चलो पॉज कर इसको रजिस्टर पे नोट कर लीजिए। समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर इसको वीडियो को शुरू से देखिए, नोट कीजिए इसको। चलो हाँ, तो बच्चों अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं जो पहले हमने लिखा था कि कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो पहले हम निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, फिर निकालेंगे एन, और एम्पेरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उस एम्पेरिकल फार्मूला को निकालने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। जब उन रूल को हम सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे वन बाय वन, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, तो ये कुल 5-6 रूल है, 5 रूल्स है। तो 5वें रूल पर आते आते ऑटोमेटिक हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पहले उन रूल की चर्चा करते, देखिए रूल्स किसके लिए? टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला। ये रूल किसके लिए बच्चों? एम्पेरिकल फार्मूले के लिए। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए पहले एम्पेरिकल फार्मूला ही निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा एन, और एन को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये रूल एम्पेरिकल फार्मूले के लिए है। चलो रूल नंबर 1, पहला रूल। पहले रूल में हम क्या निकालेंगे? फाइंड द मास ऑफ ईच एलिमेंट, मास ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम गिवन डाटा, फ्रॉम गिवन डाटा। पहला और इम्पोर्टेंट रूल कि जो भी आपके क्वेश्चन में, सवाल में डाटा गिवन हो, उस डाटा से क्या निकालेंगे? हर एक एलिमेंट का मास निकालेंगे। अब आप कहेंगे साहब ये मास निकलेगा कैसे? इंग्लिश। हाँ, तो अब देखिए साहब ये मास ऑफ ईच एलिमेंट निकलेगा कैसे? तो भाई आपके क्वेश्चन में होगा किसी न किसी फॉर्म में। मैंने पहले लिख दिया फ्रॉम द गिवन डाटा। क्वेश्चन में कुछ आपके डाटा होंगे, उस डाटा से आप क्या निकालोगे? मास ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का अलग अलग मास निकलेगा। देखो अभी जो मैं ये रूल लिख रहा हूँ ये आपको कम समझ में आएंगे ये, लेकिन जब सवाल करेंगे ना हम, तो सवाल करते समय ये सारे रूल आपके समझ में आ जाएंगे। अभी तो आएंगे 50% समझ में, बस हो सकता है किसी के 20% ही आए, किसी के बिल्कुल ना आए, ये भी पॉसिबल है। बट आप बिल्कुल दिमाग में प्रेशर ना लें, टेंशन ना लें। बस जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कोशिश करें समझने की। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, इन रूल को अप्लाई करेंगे, तो एक एक लाइन आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। पहला रूल कि फाइंड द मास ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम द गिवन डाटा। जो भी सवाल में आपके डाटा होंगे उससे क्या निकालेंगे आप? मास ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का मास निकालेंगे। नंबर 2, सेकंड पॉइंट ये भी निकालना ही है, फाइंड द मोल एटम ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है? मोल एटम निकालना है। कैसे निकालेंगे? बाई
देखो हर एक एलिमेंट का आपने मास निकाल लिया, अब मास को मोल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? एटॉमिक मास से डिवाइड करके। तो बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास। आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। पहले में क्या निकाला? मास निकाला ग्राम में। मास किस में निकालेंगे? ग्राम में। सेकंड में क्या निकालेंगे? जिस एलिमेंट का मास निकाला, जिन जिन एलिमेंट का हमने ग्राम में मास निकाला, उन सभी एलिमेंट के क्या निकालेंगे? मोल एटम। उनके एटम्स के मोल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मासेस। आपको अभी एटॉमिक मास कहाँ से लाएंगे हम? भाई क्वेश्चन में होंगे, या क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएंगे कि साहब एग्जाम में भी होंगे। बिल्कुल एग्जाम में तो जरूर होंगे, यहाँ भले ही नहीं होंगे। या हम जो एग्जाम लेते हैं उसमें तो नहीं देते कई बार ये, क्योंकि बच्चे को याद होते हैं। जिसको याद नहीं होता वो पूछ लेता है टीचर से। बट जो मेन एग्जाम होगा उसमें सारे कांस्टेंट गिवन होते हैं। सब आईआईटी में भी होंगे तो आईआईटी में भी गिवन होते हैं। इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी। बस आपको तो रूल मेथड आपको पता होना चाहिए। और ये मेथड ही आपको बता रहे हैं। तो क्या निकालेंगे? मोल एटम निकालेंगे। नंबर थर्ड, तीसरा रूल। इन सारे रूल को इसी ऑर्डर में फॉलो करना है, ठीक है ना? पहला रूल सबसे पहले फॉलो करोगे, सेकंड रूल उसके बाद फॉलो करोगे, तीसरा रूल उसके बाद फॉलो करोगे। अब तीसरा रूल देखिए, फाइंड the mole ratio of each element. Find the mole ratio of each element. अब ये कैसे निकाले? हिसाब ये मोल रेशो होता क्या है? अच्छा थोड़ी अकल लगाओ कि मोल रेशो होता क्या है। क्या है मोल का रेशो? भाई जो लिख रहा है ना मोल रेशो, वही तो है मोल का रेशो। ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, यानी कि डिवाइड करके मोल रेशो निकालोगे। तो डिवाइड तो करना है क्योंकि रेशो है, रेशो में डिवाइड ही करते हैं बाय डिवाइडिंग। अब किससे डिवाइड करके मोल रेशो निकालना है, इसको और सुन लीजिए। तो फाइंड द मोल रेशो, यानी कि मोल का रेशो निकालना है। अब रेशो यानी कि डिवाइड है, हर एक एलिमेंट का मोल रेशो का बाय डिवाइडिंग। अब किससे डिवाइड करेंगे? तो देखो जिस एलिमेंट के मिनिमम मोल होंगे उससे डिवाइड करके है। क्योंकि आप हर एक एलिमेंट के मोल निकालोगे ना। तो मान लो किसी एलिमेंट का, मान लो 3 एलिमेंट है आपके पास, ए बी और सी। ए का मोल आया मान लीजिए 1 मोल आया, बी के मोल आपके 4 मोल आ गए, सी के मोल मान लीजिए 3 मोल आ गए। सपोज करो ये 3 एलिमेंट है ए बी और सी। तीनों के मोल कितने आए? ए का 1 मोल, आपके बी के 4 मोल और सी के 3 मोल। ये तो आ गया मोल। अब निकालना मोल रेशो। तो भाई जिसका मोल मिनिमम हो उसको सबसे डिवाइड करके निकालेंगे मोल रेशो। और सबसे छोटा मोल क्या है? 1। तो पहले तो आप करोगे 1 को 1 से डिवाइड, फिर 4 को 1 से डिवाइड, और फिर 3 को 1 से डिवाइड। ये 1 के अलावा और भी नंबर हो सकता है, ये तो 1 मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है। तो बाय डिवाइडिंग, तो जिस एलिमेंट के मोल सबसे कम हो उसके मोल को सबसे डिवाइड कर दो। बाय डिवाइडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ मोल, डिवाइडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ मोल एटम। कि मोल एटम की जो मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो सेकंड रूल में हमने मोल एटम निकाला है, तो जिस एलिमेंट का मोल एटम सबसे कम आएगा उसको डिवाइड करते हुए हमको क्या निकालना है? मोल रेशो निकालना है। क्लियर? अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा है। अभी तो आप समझते जाइए बस। नंबर 4, अब ये चौथी टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आते आते क्या होता है कि मिस्टेक होना शुरू हो जाती है। आप कहेंगे साहब किसी का मोल रेशो फ्रैक्शन में आया तो? देखो यदि मोल रेशो फ्रैक्शन में आया है तो उस फ्रैक्शनल वैल्यू को क्या करेंगे? नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे।
ये जो मोल रेशो है ना, ये होल नंबर में आना चाहिए, ना ये होल नंबर में। तो क्या करेंगे, सपोज करो किसी का मोल रेशो आ रहा है आपके 1.01, तो 1.01 को 1 कर दीजिए आप। मान लो किसी का मोल रेशो आ रहा है 1.9, तो 1.9 को आप 2 कर दीजिए। किसी का मोल रेशो आ रहा है 1.2, तो 1.2 को क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। अच्छा साहब, किसी का मोल रेशो 1.5 आ रहा हो तो क्या करें फिर, अब भी कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा अकल लगाओ, मान लीजिए दो एलिमेंट है ए और बी, ए का मोल रेशो आ रहा है 1.5, बी का मोल रेशो आ रहा है 2, अब क्या करें, अकल लगाओ थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं बताइए, थोड़ा सोचो। जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो भी सोचो कि साहब हम बोलेंगे तो आपको आवाज़ थोड़ी आएगी, आवाज़ आ जाएगी। क्या कर सकते हो, एक एलिमेंट का मोल रेशो आ रहा है 1.5, एक का 2 आ रहा है, तो भाई ऐसे में क्या करेंगे, हम दोनों के मोल रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करेंगे ऐसे में। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 3, इसको करेंगे 4, ये काम करेंगे। कुछ भी करना पड़े, हमको मोल रेशो को किस में बदलना है, होल नंबर में बदलना है। होल नंबर में बदलने के दो तरीके हैं, एक तो नियरेस्ट होल नंबर के इक्वल कर दो, और एक 1.5 जैसी टर्म हो तो सबके मोल रेशो को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, मिनिमम नंबर से, ताकि सब होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो चौथा पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको बड़ा सावधानी से हमको अप्लाई करना पड़ता है। पॉइंट क्या है देखिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ मोल एटम इज फ्रैक्शनल, देखिए ये काम कब आएगा कि इफ द वैल्यू ऑफ मोल रेशो इज फ्रैक्शनल, यदि मोल रेशो की वैल्यू फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज द वैल्यू टू नियरेस्ट होल नंबर, टू नियरेस्ट होल नंबर, और या तो नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर दो, और मल्टीप्लाइंग बाय सुटेबल इंटीजर, और मल्टीप्लाइंग बाय सुटेबल इंटीजर, किसी सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये काम हमको चौथे पॉइंट में करना है। अब आ जाइए फिफ्थ। देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बाद जो हर एक एलिमेंट का जो मोल रेशो आएगा, उस मोल रेशो से एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। वो मोल रेशो एम्पिरिकल फार्मूला का ही रेशो होता है। तो मोल रेशो, तो देखिए मोल रेशो रिप्रेजेंट द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोल रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्पिरिकल फार्मूला को। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अपन देखते हैं। देखो जैसे किसी कैलकुलेशन में मान लीजिए कि एलिमेंट और इनके मोल रेशो, एलिमेंट ए और बी है, इसका मोल रेशो आ रहा है 1, बी का मोल रेशो आ रहा है 2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके कि ए रेशो बी इक्वल टू आ रहा है 1:2। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा ना, वो कैसे बनेगा, ए बी 2।
Ab2 बनेगा। तो मोल रेशो से क्या निकल जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला निकल जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला तक तो हो गया, रूल टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला। अब अगली एक स्टेप में एम्पेरिकल फार्मूला से क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। तो छठी और लास्ट स्टेप देखिए, मैं ऊपर का ये हेडिंग मिटा रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल। तो नंबर 6 यहाँ पर देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला आ गया और इसके बाद हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब आप कहेंगे साहब एन निकालेंगे कैसे, तो एन निकालना तो पहले सीख चुके हम। एन कैसे निकलेगा, एन निकलेगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास से। कि साहब एम्पेरिकल मास कैसे निकलेगा, भाई जब आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया इससे एम्पेरिकल मास निकल जाएगा। कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन में होगा। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा। एम्पेरिकल मास आप एम्पेरिकल फार्मूले से निकाल सकते हो। दोनों को डिवाइड करके एन की वैल्यू निकालेंगे और जब एन को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देर आर 6 रूल टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आज तो बच्चों टाइम हो गया है, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर कुछ 2-4 न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कस करेंगे। आप शीट के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और सीरियसली यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बुक्स आती है नीट 32 या 33 ईयर जो भी आती है वो आप ले लीजिए। इसके भी क्वेश्चन साथ के साथ आप सॉल्व करते जाइए। ये एमटीजी की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, जो भी अवेलेबल हो सब एक जैसी होती है। इसमें क्वेश्चन का टॉपिक वाइज कलेक्शन होता है, ये भी आप परचेज कर लीजिए। इम्पोर्टेंट बात, एनसीईआरटी की बुक्स केमिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स होती है। कई बार बच्चे पूछते हैं आप कौन सी किताब खरीदे हैं, तो एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक्स नहीं है। उसको ज़रूर पढ़िए, उसकी थ्योरी को पढ़िए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स है। चलो ठीक है, आज की क्लास फिनिश करते हैं।